गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। देश और दुनिया के इतिहास में 18 सितंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, देखेंगे एक एक करके हम सारी। 1808 में 18 सितंबर के दिन शेक्सपियर ने मैकबेथ नाटक के साथ रॉयल थिएटर को मरम्मत के बाद सजा धजा दिया था, दोबारा खोला था। इस हाउस का सबसे पहला कंस्ट्रक्शन 1732 में बताया जाता है। कहा जाता है कि 1732 में पहली बार यहाँ बैले पेश किया गया था। इसके बाद ओपेरा शुरू यहाँ पे हुआ था। सन 1906 में हास्य रचनाओं के महाकवि काका हाथी रसी जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। सन 1950 में अभिनेत्री शबाना आजमी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। शबाना आजमी एक प्रमुख शायर जिनकी पत्नी है, उनका नाम है शबाना आजमी, एक प्रमुख शायर जावेद अख्तर जी की पत्नी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड रीगल ने 1987 में आज ही के दिन घोषणा की थी कि आने वाले कुछ सालों में 1000 परमाणु मिसाइलें खत्म कर दी जाएंगी। 1978 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर की मौजूदगी में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर अल सादत और इजराइल के प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन शांति के लिए राजी हुए थे आज ही के दिन। चलिए वापस आ जाते हैं हम अपने करंट अफेयर्स पे। क्वेश्चन है यहाँ पे, सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे, किस खेल से संबंध रखते थे, आपको इसका बताना है। ऑप्शन है आपका क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फिर कबड्डी। सदाशिव रावजी पाटिल। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी क्लिक करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो लाइक करना ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में आंसर देते चलिए। चलिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहने वाला है क्रिकेट। पूर्व क्रिकेटर, भारतीय क्रिकेटर सदाशिव रावजी पाटिल का 15 सितंबर 2020 में कोल्हापुर में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 86 साल के थे। पाटिल ने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। पाटिल ने 1952 से लेकर 1964 के बीच महाराष्ट्र के लिए 36 प्रथम श्रेणी क्रिकेटों में 866 रन बनाने के अलावा 83 विकेट भी लिए थे। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ियों में से बन गया। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। सबसे महंगा फुटबॉल खिलाड़ी कौन है दुनिया का। ऑप्शन है आपके पास जेम्स रोड्रिगेज, लियोनेल मेसी, लुइस सुआरेज या फिर गैरेथ बेले। चलिए इसका आंसर है लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। फोर्ब्स की जारी 2020 की लिस्ट में वह मेसी 126 मिलियन डॉलर, जिसको हम भारतीय रुपीज में बोलेंगे 927.5 करोड़ रुपए के साथ टॉप पर बने हुए हैं। उन्होंने पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को और नेमार सहित तमाम स्टार फुटबॉलरों को पीछे छोड़ते हुए लगातार दूसरे वर्ष भी अपना स्थान पक्का कर लिया। मेसी के बाद दूसरे नंबर पर युवेतर के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इस फुटबॉलर ने साल 2020 में 117 मिलियन डॉलर 861 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई भी की है। दूसरे नंबर पर कौन है हमारे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पहले नंबर पर कौन है हमारे, लियोनेल मेसी।
चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी? क्या है? लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने की बात कर रहा है, उसके लिए एक विधेयक लेके आया था, इसको लोकसभा में पारित कर दिया गया है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। ऑप्शन है आपका 20%, 40%, 30% या फिर 50%। आंसर दीजिए कमेंट में क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है 30%, 30%। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी। इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया। इसके माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 1954 1954 में भी संशोधन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेटीएम फर्स्ट गेम PFGB जिसको बोला जाता है ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है आपके पास कपिल देव, रवि शास्त्री, मोहम्मद अजरुद्दीन या फिर सचिन तेंदुलकर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए जल्दी। पेटीएम फर्स्ट गेम ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर रहने वाला है सचिन तेंदुलकर। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सचिन तेंदुलकर वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी पेटीएम, वित्तीय प्रौद्योगिकी मतलब यहाँ पे क्या, जो हमारा फाइनेंस टेक्निकल क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड भी और टेक्निकल भी है। यहाँ पे जैसे हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं तो पेटीएम क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है पेमेंट करने के लिए। कि सहयोगी कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम PFG ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पेटीएम ने एक बयान में कहा कि सचिन तेंदुलकर अरबों क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय नाम है। वे देश में रोमांचक फैंटेसी खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, PFG को लोगों के बीच अन्य खेलों मसलन कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल को भी लोकप्रिय बनाने में मदद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हाल ही में ये मनाया गया था, आपको ये पता होगा, तो इसके बारे में आपको जानकारी देना है। ऑप्शन है आपके पास, विश्व ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 16 सितंबर, 10 जनवरी, 15 मार्च या फिर 12 अप्रैल। चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट में। चलिए इसका आंसर है 16 सितंबर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हाल ही में ये मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाना तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूकता बढ़ाना है। पहली बार विश्व ओजोन दिवस 1995 में मनाया गया था। यह दिवस जनता के बारे में पर्यावरण के महत्व तथा इसे सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण साधनों के बारे में शिक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? क्या है क्वेश्चन? स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा पैकेज को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है आपके पास 10 महीने, 6 महीने, 7 महीने या फिर 2 महीने। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर है 6 महीने के लिए। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे इस वर्ष 30 मार्च को 90 दिनों की अवधि के लिए घोषित किया गया था। यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उनके संक्रमित होने का जोखिम भी बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत होने के लोगों के शिकार भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? आदित्य पुरी। तो आपको ये बताना है कि ये किस बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। ऑप्शन है आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक जिसको बोलते हैं, एचडीएफसी बैंक, देना बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। आदित्य पुरी ये किस बैंक से संबंध रखते हैं? इनको हाल ही में यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 से भी सम्मानित किया गया है। ये किस बैंक के प्रबंध निदेशक हैं? चलिए इसका आंसर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1992 में की गई थी और जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया था। इस तरह का ये अपनी पहला एक पुरस्कार है जो कब शुरू किया गया था? 1992 में स्टार्ट किया गया था। किस चीज़ के लिए दिया जाता है? ये सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? ऑप्शन है आपके पास 5, 3, 2 या फिर 9। चीन ने हाल ही में कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं एक रॉकेट से? आपको इसका आंसर देना है। चलिए इसका आंसर है 9। चीन ने पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट लॉन्च किए। इन सभी सैटेलाइटों को सफलतापूर्वक धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च 11 या HY-2 रॉकेट को लॉन्च किया गया। इसके साथ जिलिन 1, गाओफेन 031 समूह के 9 सैटेलाइट रवाना किए गए। धरती की निगरानी करने वाले इन सैटेलाइटों को 545 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। चांगयुआंगो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की ओर से विकसित किए गए इन सैटेलाइट के जरिए कृषि, वन, भूमि संसाधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को रिमोट सेंसिंग सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको LAC भी बोला जाता है पर तनाव को कम करने के लिए एक 5 सूत्री योजना पर सहमति व्यक्त की गई? हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच में सहमति हुई है? आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, नेपाल, चीन या फिर पाकिस्तान। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। चलिए इसका आंसर है चीन। हाल ही में रूस में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोला जाता है पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्री योजना पर सहमति व्यक्त की गई। इस बैठक के लिए रूस के साथ ही
संघाई सहयोग संगठन की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संघाई सहयोग संगठन जून 2001 में संघाई 5 के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया था। गौरतलब है कि संघाई 5 का गठन रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने साथ मिलकर 1966 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन है आपका 16, 20, 25 या फिर 30। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए, प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में जल्दी आप मुझे। इसका आंसर है 16। केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति में 16 सदस्य शामिल हैं। इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष KN दीक्षित हैं। यह समिति भारतीय संस्कृति के उद्भव साथ ही साथ विकास का एक समग्र अध्ययन 1200 साल पहले से वर्तमान तक करेगी। ये बताएगी कि भारतीय संस्कृति का उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसका उत्पत्ति हुई और इसका जो विकास हुआ किस तरीके से हुआ, स्टेप बाय स्टेप, साल दर साल कैसा होता गया, अभी तक वर्तमान तक किस तरीके से होता गया, इसके ऊपर अध्ययन करेगी ये कमेटी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यह दुनिया भर की अन्य संस्कृतियों के साथ अध्ययन और उसके इंटरफेस का भी अध्ययन करेगा। साथ ही साथ में ये भी देखेगा ये कि भारतीय संस्कृति की तो बात ठीक है, और जो अन्य संस्कृतियां हैं, दुनिया भर में जो फैली हुई अन्य संस्कृतियां हैं, उनके बारे में भी अध्ययन करेगी और उन दोनों का, जो हमारी भारतीय संस्कृति है और दुनिया भर की जो दूसरी संस्कृति हैं, उनका विश्लेषण भी करेगी। उनके बीच में देखेगी कि समानताएं क्या थी और विषमताएं क्या थी। कुल मिलाकर सारा एनालिसिस ही करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ये तो हो गया हमारा क्या करंट अफेयर्स के क्विज हमने देख लिए। अब कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं जो कि न्यूज़पेपर में आए हुए हैं और इसी से ही हमारे जो करंट अफेयर्स बनते हैं यहीं से बनते हैं। इसी के ही मैं आगे आपको क्विज लेकर भी आऊँगा, तो आप इन आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़िए और अपने करंट अफेयर्स को, अपने जो नॉलेज को, जो हमारे आसपास हो रहा है, उसको आप इम्प्रूव करिए। लोकसभा ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी। लोकसभा ने 15 सितंबर 2020 को आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा ने आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020 पास किया। इस बिल में खाद्य पदार्थों जैसे अनाज, दालें और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने का प्रावधान है। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है। इससे निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। उत्पाद सीमा, आवाजाही, वितरण और आपूर्ति की स्वतंत्रता से बिक्री की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ में कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित होंगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री राव साहब दानवे, चलिए एक और काम की चीज हमको क्या मिल गई यहाँ पे कि सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री कौन है हमारे? राव साहब दानवे जी हैं। पिछले निचले सदन, अब यहाँ पे एक चीज आती है, निचला सदन क्या कहलाता है हमारा? निचला सदन, 2 सदन होते हैं हमारे भारतीय संसद में, उच्च सदन और निम्न सदन, या फिर निचला सदन भी इसको बोल सकते हैं। तो निचला सदन क्या होता है हमारा? निचला सदन होता है हमारा लोकसभा। तो निचले सदन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। निचले सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जा सकेगा, किसान मजबूत होगा और निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ निचला सदन क्या होता है। निचला सदन हम लोकसभा को बोलते हैं और उच्च सदन क्या होता है हमारा? उच्च सदन होता है हमारा राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, यहीं पे कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि लोकसभा में हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं अपने सांसदों को, परंतु जो राज्यसभा होती है उसमें क्या होता है, अलग अलग राज्यों से वहाँ पे जो लोग विधानसभा होती हैं वहाँ से
सांसद चुने जाते हैं और वहाँ पे रखे जाते हैं, वहाँ पे चयनित होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। चलिए एक और बहुत अच्छी चीज सामने आ रही है। वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर अलौकिक जीवन की संभावित संकेतों का पता लगाया है। उनको ये लग रहा है कि भाई शुक्र ग्रह पर कुछ ना कुछ जीवन था, तो इसी के बारे में हम जानते हैं। वैज्ञानिकों ने 14 सितंबर 2020 को खुलासा किया कि उन्होंने निर्जन शुक्र ग्रह पर जीवन के संभावित संकेतों का पता लगाया है। इन वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह के अम्लीय बादलों में फॉस्फीन नामक एक गैस का पता लगाया। इससे ये इंगित होता है कि पृथ्वी के पड़ोसी में जीवाणुओं का वास हो सकता है। हवाई में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप का उपयोग करके एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम द्वारा शुक्र ग्रह में पहली बार फॉस्फीन की उपस्थिति को देखा गया। इन शोधकर्ताओं ने बाद में चिली में ALMA, जिसको अटाकामा लार्ज मिलीमीटर समिलिन एरे रेडियो टेलीस्कोप का नाम है ये, का उपयोग करके इसी खोज की पुष्टि की। यहाँ पे पहले हवाई में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप जो है, इससे पता लगाया कि भाई फॉस्फीन है शुक्र ग्रह में। उसके बाद फिर इन शोधकर्ताओं ने चिली में ALMA, ये क्या है, हमारी रेडियो टेलीस्कोप है, इसका उपयोग करके इस बात की पुष्टि की कि हाँ भाई जो हमने पहले जो रिसर्च किया था वो सही था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस खोज का अर्थ क्या है ये भी जान लेते हैं। ये तो हमारे टेक्निकल वर्ड्स थे, अब इसको हम नॉर्मली वर्ड में जानेंगे, हम अपनी भाषा में जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। अध्ययन के सह लेखक क्लारा सूवा सिल्वा के अनुसार शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन को खोजने के लिए सबसे प्रशंसनीय व्याख्या अलौकिक जीवन का अस्तित्व है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सोवा सिल्वा आणविक खगोल भौतिकविद है, मतलब फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने आगे बताया कि यह खोज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि ये फॉस्फीन है, अगर ये वाकई में फॉस्फीन है और यदि ये जीवन है तो इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इसका मतलब यह है कि जीवन खुद में एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है और हमारी आकाश गंगा में कई अन्य ग्रह जीवन से आबाद होने चाहिए। तो ये तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि भाई ये बोल रहे थे कि अगर ये फॉस्फीन है तो वहाँ पे जीवन होगा था, यहाँ पे उन्होंने ये बताया। ठीक है, चलिए तो ये हमने देख लिया यहाँ पे, क्योंकि हम शुक्र ग्रह अभी तक पहुँचे तो हैं नहीं है, इसलिए बात ये बढ़ गई कि उनको लग रहा है कि वहाँ फॉस्फीन है तो हो सकता है कि वहाँ पे जीवन हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे उन्होंने एक संभावना व्यक्त की थी। अब जान लेते हैं फॉस्फीन क्या होता है। फॉस्फीन परिवेशी तापमान पर एक ज्वलनशील, रंगहीन और विस्फोटक गैस है जिसमें लहसुन या फिर सड़ने वाली मछली की गंध होती है। ये क्या होती है, परिवेशी तापमान मतलब बहुत ज़्यादा तापमान पर की बात हो रही है। यहाँ पे एक ज्वलनशील गैस है, रंगहीन है, कलर नहीं होता इसमें, और विस्फोटक है, इनफ्लेमेबल गैस है यहाँ पे, जिसमें लहसुन की जैसे स्मेल आती है या फिर बोल सकते हैं मछली अगर सड़ जाती है तो उसकी जैसी गंध आती है यहाँ पे। अब शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन है, उसकी उपस्थिति के बारे में जान लेते हैं। फॉस्फीन का पता शुक्र ग्रह के वायुमंडल के समशीतोष्ण क्षेत्र में 20 भाग प्रति बिलियन में लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। यह एक ऐसा संकेंद्रण सेंटर है जो ज्ञात रासायनिक प्रक्रियाओं से संभव नहीं है, क्योंकि शुक्र ग्रह में उच्च तापमान और फॉस्फीन बनाने के लिए दबाव का अभाव है, जिस तरह से अन्य गैस से युक्त विशाल ग्रह जैसे कि बृहस्पति करते हैं। तो बात वही आ गई यहाँ पे काम की कि भाई यहाँ पे शुक्र ग्रह में बहुत ज़्यादा तापमान है, नंबर एक चीज़ तो ये, और साथ ही साथ फॉस्फीन बनाने के लिए टेम्परेचर जो दबाव होना चाहिए, जो प्रेशर होना चाहिए वहाँ पे नहीं है वैसा, जैसा कि अन्य ग्रहों में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे एक संभावना थी कि भाई ये ऐसा हो सकता है। अब आगे बात करते हैं। इस अध्ययन में यह कहा गया कि यदि शुक्र ग्रह पर फॉस्फीन की उपस्थिति के लिए संभावित स्पष्टीकरण कुछ अज्ञात फोटोकेमिस्ट या फिर जियोकेमिस्ट हो सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं पृथ्वी पर pH3 के जैविक उत्पादन के सदृश हो सकते हैं, यह जीवन की उपस्थिति भी संभव हो सकता है। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक जेन गिब्स ने खुलासा किया कि शोधकर्ताओं ने अपने शोध में ज्वालामुखी, उल्कापिंड, बिजली और विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रियाओं जैसे कि संभावित गैर जैविक स्रोतों की भी जांच की, लेकिन उनमें से कोई भी दिखाई नहीं दी।
तो यहाँ पे उन्होंने क्या क्या देखा, यहाँ पे ज्वालामुखी देखे, मतलब ज्वालामुखी यहाँ पे सर्च किए कि ज्वालामुखी की यहाँ पे उपस्थिति मिलती है क्या, उल्कापिंड की उपस्थिति मिलती है क्या, बिजली की उपस्थिति, और ऐसे कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो थी उनके बारे में भी उन्होंने पता किया, पर उनमें से वहाँ पे उनको ये सब कुछ नहीं मिला। बस वहाँ पे क्या मिला, उनको फॉस्फीन मिला। तो ये उनको फॉस्फीन मिला, और ये स्पष्ट भी नहीं है कि ये फॉस्फीन ही है, उनको लग रहा है कि ये फॉस्फीन है। तो आगे रिसर्च चालू है, आगे और जानकारियां इकट्ठी करी जा रही हैं, और हमारा जो विज्ञान है इसके लिए आगे बढ़ रहा है कि भाई इस शुक्र ग्रह पर ऐसा क्या है जिस वजह से फॉस्फीन में हमको मिला, क्या वहाँ पे जीवन संभव है, अगर संभव है तो वहाँ पे लोग कैसे हैं। इस सारी चीज़ों के लिए अब हम आगे तत्पर हो चुके हैं और आगे इसके बारे में जानकारी लेते रहेंगे। चलिए अब एक और चीज जान लेते हैं, यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है वो निर्जन क्यों कहलाता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड बताया था, शुक्र ग्रह जो है निर्जन है। तो बात कर लेते हैं निर्जन क्यों है। क्योंकि सूर्य से दूसरे ग्रह और पृथ्वी के निकटतम पड़ोसी ग्रह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इस शुक्र ग्रह की संरचना ऐसी है जो पृथ्वी की तरह तो है लेकिन पृथ्वी से थोड़ी छोटी है। इस ग्रह को घने विषैले वातावरण में लिपटे होने के कारण जाना जाता है, जो कि गर्मी को रोकता है। शुक्र ग्रह की सतह पर तापमान लगभग 471 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जो कि इतना गर्म होता है कि सीसा भी पिघला दे। सीसा मतलब है क्या, लेड। लेड जो होता है उसको भी पिघला दे, यहाँ पे बोल रहा है ये, इतना ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे कितना, 471 डिग्री सेल्सियस। इस ग्रह को जीवन रहित या निर्जन इसलिए माना जाता है। क्यों माना जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो 471 डिग्री सेल्सियस पे हम तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि जब वहाँ पे एक मेटल पिघल सकता है तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है कि हम वहाँ पे रह सकें और कोई जीवन वहाँ पे रह सकते, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, निर्जन। और साथ ही साथ में और देख लेते हैं, अध्ययन के सह लेखक क्लारा सुआ सिल्वा के अनुसार शुक्र ग्रह की सतह पर बहुत बहुत बड़े लंबे अरसे पहले जीवन हो सकता था, और बहुत समय पहले जब किसी ग्रीन हाउस प्रभाव ने इस ग्रह के विशाल हिस्से को पूरी तरह से निर्जन बना दिया। उन्होंने यह आगे कहा कि केवल अनुमान लगा सकते हैं कि शुक्र ग्रह पर जीवन हो सकता है, तो क्या वह जीवन बच भी सकता है। तो यहाँ पे इनने क्या बोला कि भाई किसी जमाने में बहुत समय पहले वहाँ कहीं पे जीवन हुआ करता रहा होगा, और बहुत समय के बाद एक किसी ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से उस ग्रह पर पूरी तरह से निर्जन बन गया, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पूरी तरह से वहाँ पे खत्म हो गया हो। तो वही बोल रहे हैं वैज्ञानिक कि अगर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर शुक्र ग्रह पर जीवन हो सकता है, तो क्या ये जीवन आगे बच भी सकता है, आगे हम इसको बचा भी सकते हैं ना। तो ऐसा ही विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो ये तो था हमारा आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीज़ों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।